राधिका एक गरीब घर की लड़की थी जो कि दिल्ली शहर में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ एक बस्ती में रहती थी। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। उसके पिता की मौत देसी शराब पीने के कारण कुछ साल पहले ही हो गई थी। तब से राधिका पर ही घर की सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी थी और घर खर्च चलाने के लिए वो एक ब्यूटी पार्लर में साफ सफाई का काम करने लगी। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम समय समय पर अपनी दवाई ले लेना। उस पार्लर की मालकिन बहुत ही खड़ूस थी। वो राधिका को महीने के 2000 रुपए देकर बदले में उससे ढेर सारा काम करवाती थी। उस पार्लर में नेल आर्ट का भी काम होता था। नेल्स को कैसे सुंदर तरीके से सजाया जाता है ये देख राधिका बहुत खुश होती थी। दरअसल राधिका को ड्राइंग का बहुत शौक था और वो तरह तरह के डिजाइन बनाया करती थी। इसलिए वो अपनी इस कला को नेल आर्ट में भी आजमाना चाहती थी, लेकिन उसकी मालकिन ने कभी उसे ये मौका नहीं दिया। दीदी, मुझे भी नेल आर्ट करना है, मुझे भी ये सिखाओ ना। चल हट, तू गरीब क्या करेगी इसे सीख कर? जिस काम के लिए तुझे रखा है तू वही कर। अब जल्दी से साफ सफाई पर लग जा। आई बड़ी नेल आर्ट वाली। राधिका की मालकिन का नाम अरुणा थी। वो बेहद ही खड़ूस और घमंडी औरत थी। उसके पार्लर के लोग तो उससे दुखी थे ही, साथ ही उसके घर वाले भी उससे परेशान रहते थे। एक रोज उसका पति, अरे अरुणा, मेरी शर्ट पर ये बटन तो लगा दो। खुद ही लगा लो, दिखता नहीं है मेरा कितना सुंदर नेल एक्सटेंशन हुआ है? उफ, तुम्हारे इन सब ड्रामों से तो मैं तंग आ गया हूँ। बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दे ताकि मैं दवाई खा पाऊं। खाना? लेकिन खाना तो मैंने बनाया ही नहीं। एक काम करो, आप खुद ही बना लो, और हाँ, मेरे लिए भी बना देना। इसके बाद मुझे पार्लर भी पहुंचना है। ओफो, ये और इसके मुंह ये नेल्स। भगवान ऐसी बहू से सबको बचाए। इसकी वजह से कॉलोनी की सारी औरतें मुझे ताने देती हैं कि तेरी बहू से नेल आर्ट करवाने के बाद हमारी बहुएं भी कुछ काम नहीं करती और सब काम हमें ही करना पड़ता है। उधर पार्लर में काम खत्म होने के बाद राधिका चुपचाप अपने घर चली जाती है। फिर घर जाकर वो सबके लिए खाना बनाती है और अपनी माँ और भाई को खिलाने के बाद खुद खाती है। राधिका का रोज का रूटीन था। वो घर का कामकाज निपटाकर झट से काम करने पार्लर चली जाती। ऐसे ही एक रोज जब राधिका साफ सफाई कर रही थी तो उससे पार्लर का एक महंगा शीशा टूट गया, जिसे देख उसकी मालकिन चिल्लाते हुए आई, गरीब नालायक कहीं की, ये तूने क्या किया? मेरा इतना महंगा शीशा तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दूं? मेरा जो इतना नुकसान हो गया इसकी भरपाई क्या तेरा बाप ऊपर से आकर करेगा? चल चल, तू निकल मेरे पार्लर से, और आज के बाद यहाँ दिख भी मत जाइयो। पर दीदी, मेरी तनख्वाह है? मेरा नुकसान करके पूछती है मेरी तनख्वाह? तेरी तनख्वाह से ही अपने इस नुकसान की भरपाई करूंगी। चल अब निकल यहाँ से। ऐसा मत करो दीदी, मेरी माँ बीमार है, उसकी दवाइयां कहाँ से आएंगी? लेकिन अरुणा उसकी एक नहीं सुनती। अब बेचारी राधिका के हाथों से तनख्वाह भी गई और काम भी। राधिका रोते रोते घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं बेटी, तू परेशान मत हो, जो ऊपर वाले ने हमारे नसीब में लिखा होगा वही होगा। राधिका सोने चली जाती है। फिर आधी रात को राधिका को सपना आता है कि वो लोगों के नेल्स पर बहुत ही सुंदर नेल आर्ट बना रही है। सुबह उठकर वो अपने उस सपने के बारे में सोचती है, अगर मैं खुद का ही नेल आर्ट का काम खोलूं तो, लेकिन इसके लिए मुझे सामान चाहिए होगा। इसके बाद उसके पास थोड़े से पैसे रखे होते हैं जिनसे वो अलग अलग रंगों की ढेरों नेल पॉलिश, ग्लिटर और भी जरूरत का सामान लेकर आती है और बाजार में अरुणा के पार्लर के सामने कुर्सी डालकर बैठ जाती है। सबसे पहले वो अपने नेल्स पर बहुत ही सुंदर नेल आर्ट करती है और फिर कुछ देर बाद लोगों को आवाज देते हुए कहती है, आओ आओ, सिर्फ 100 रुपए में ऐसा नेल आर्ट करवाओ। अंजलि, तूने सुना क्या? नेल आर्ट और वो भी 100 रुपए में। चल ना, इसी से करवाते हैं। वो पार्लर वाली तो पूरे 500 रुपए लेती है। ठीक कह रही है तू, और देख तो इसने खुद अपने नेल्स पर कितना सुंदर नेल आर्ट किया हुआ है। वो दोनों लड़कियां राधिका से नेल आर्ट करवाती हैं। कम दाम में इतने सुंदर नेल आर्ट को देखकर और भी लड़कियां राधिका के पास आती हैं और उससे नेल आर्ट करवाने लगती हैं। उस दिन राधिका की खूब अच्छी कमाई होती है। माँ, आज तो सचमुच कमाल ही हो गया। जितना मैं नौकरी करके महीने भर में कमाती थी उतना तो मैंने आज एक दिन में ही कमा लिया। अब देखना माँ, मैं छोटू का जल्द ही स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मेरी बच्ची तो खूब तरक्की करे। कुछ ही दिनों में उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है, जिससे उसकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है। तो वहीं अरुणा के पार्लर के कस्टमर भी अब नेल आर्ट के लिए राधिका के पास ही जाने लगते हैं। वो तरह तरह के डिजाइन बनाकर उनकी नेल आर्ट करती। अब शहर भर में वो गरीब नेल आर्ट वाली के नाम से मशहूर हो गई और उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी। गोपाल बहुत मेहनत से दिन रात चूड़ी बनाता और ठेले पर बेचता।
उसके पड़ोस में रहने वाले योगेश की श्रृंगार बिंदी और चूड़ियों की बड़ी दुकान थी जो बाजार के बीच में पड़ती थी। योगेश गोपाल जैसी बढ़िया और सुंदर चूड़ियां नहीं बना पाता था। एक बार, गोपाल, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, पैसा मेरे पास है, दिमाग तेरे पास, तू मुझे अपनी चूड़ियां बेच दिया कर। तू सारा दिन ठेले पर चूड़ी बेचता है और थोड़ी बहुत ही बेच पाता है। योगेश भैया, मुझे इस काम में खुशी मिलती है, भले ही थोड़ा कमा लूं, पर अपनी चूड़ी खुद ही बेचूंगा। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, मैं तो सोच रहा था तेरी थोड़ी मदद कर दूं। योगेश भैया, मेरी किस्मत का कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। अगर मेरी किस्मत में भगवान ने कुछ अच्छा देना लिखा होगा तो वो मुझे मिल ही जाएगा। योगेश चालाक दुकानदार था, ये बात गोपाल अच्छी तरह जानता था। घर पहुंचकर गोपाल ने ये बात अपनी पत्नी रजनी और बेटी सलोनी को बताई। बापू, आपने सही किया, ये योगेश चाचा तो बहुत चालाक हैं। आपसे चूड़ियां सस्ते में खरीदकर हजारों रुपए कमा जाएंगे। सलोनी सही कह रही है, हम 2 रोटी खाकर ही सुखी हैं। हमें योगेश के चक्कर में नहीं पड़ना। ये तुम्हारी बनाई चूड़ियों के बीच अपनी कच्ची चूड़ियां भी मिलाकर बेचेगा। तभी सलोनी गोपाल को कुछ दिखाती है। बापू, ये देखो, गांव में चूड़ियों की एक प्रदर्शनी लगने वाली है। जिसकी चूड़ियां सबसे अच्छी होंगी उसे 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। बापू, क्यों ना तुम भी अपनी बनाई चूड़ियां दिखाकर इस प्रदर्शनी में हिस्सा लो। अरे बेटिया, मैं भला क्या जीत पाऊंगा? बहुत लोग लाइन में लगे हैं जो जीतना चाहेंगे। अगर सलोनी कह रही है तो तुम हिस्सा ले लो, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। सलोनी और रजनी के कहने पर गोपाल प्रदर्शनी में हिस्सा लेता है। योगेश भी अपनी बनाई चूड़ियों को प्रदर्शनी में लगाता है। आसपास के गांव के बहुत लोग प्रदर्शनी देखने आते हैं। बताओ, है? कितनी अलग अलग तरह की चूड़ियां देखने को मिल रही है? हाँ, और सब तरह तरह के रंग की और डिजाइन वाली है, देखो। लोग प्रदर्शनी देख रहे थे, तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी और एक औरत बाहर आते हैं। ये देखो सुमन, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ पर चूड़ियों की बहुत सी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। लगता है अब गांव में काफी कुछ बदल गया है। प्रदर्शनी तो काफी अच्छी है। विनोद, जरा रुकना। भैया, ये चूड़ियां आपने खुद बनाई है, बहुत सुंदर दिख रही है। जी, मैं बहुत सालों से चूड़ी बना रहा हूँ। सीमा, वाकई ये चूड़ियां टिकाऊ भी दिखती हैं। हम इन्हीं चूड़ियों का ऑर्डर दे देते हैं। एक काम कीजिए भैया, इन चूड़ियों के 10,000 सेट आप मुझे 15 दिन में तैयार कर दीजिए, और ये आपके 20,000 रुपए एडवांस। ये सब अचानक इतनी जल्दी हुआ कि गोपाल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तैयार कर दूंगा साहब, आपका ऑर्डर तैयार कर दूंगा। विनोद और सीमा प्रदर्शनी में जज बनकर आए थे, पर उन्हें गोपाल की चूड़ियां इतनी पसंद आई कि गोपाल को 5,000 का इनाम भी दिया और 10,000 चूड़ियों का ऑर्डर भी। ये सब देखकर योगेश के तन मन में आग लग गई। ये भिखारी, इसकी इतनी औकात, ये चूड़ियों का ऑर्डर पूरा करने लायक ही नहीं रहेगा। गोपाल रजनी और सलोनी को सारी बात बताता है। वो भी ये खबर सुनकर बहुत खुश होती हैं। चलो, मैं जरा कुछ सामान लेकर आता हूँ, फिर कल से चूड़ी का ऑर्डर शुरू करूंगा। सुनो जी, शाम होने को आ रही है, ज्यादा देर न करना। गोपाल कुछ सामान खरीदने निकला रास्ते में। क्या बात है भाई, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे 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 छोड़ो मुझे। अरे भगवान, अरे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। चलो भाइयों, हाथ पैर की हड्डी टूट चुकी है। चलो अब देखते हैं ऑर्डर की चूड़ियां कैसे बना पाएगा। रजनी और सलोनी जब ये खबर सुनती हैं तो दौड़कर उस जगह पर पहुंचती हैं। बापू, आंखें खोलो। सुनो जी, कितना बुरा हाल कर दिया। आखिर आपने किसी का क्या बिगाड़ा था? गोपाल के हाथ पैरों में बहुत चोट थी। किसी तरह रजनी और सलोनी हॉस्पिटल से मरहम पट्टी करवा कर घर लाती हैं। 15 दिन बाद ऑर्डर की चूड़ियां देनी है, कैसे होगा? बापू, आप चिंता मत करो, मैं बनाऊंगी चूड़ियां और 15 दिन में ऑर्डर पूरा करूंगी। सलोनी बिटिया, तू कर पाएगी इतना ऑर्डर पूरा? बापू, मैंने बचपन से आपको चूड़ियां बनाते देखा है, बस आपसे जो सीखा है आज वही दिखाना है। मैं आपकी बेटी हूँ। सलोनी, इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। सलोनी भगवान का आशीर्वाद लेकर चूड़ियां बनानी शुरू करती है
और दिन रात मेहनत करके 15 दिनों तक चूड़ियों का ऑर्डर पूरा कर देती है। सलोनी मेरी बच्ची, तूने आज अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। तेरी बनाई चूड़ियां शहर भर में मशहूर हो रही हैं। सुनो जी, भगवान का शुक्र है अब आप भी ठीक हो रहे हो। सलोनी, हमें और चूड़ियां बनाने का ऑर्डर मिला है और मेरी बेटी सलोनी के हाथ की बनी चूड़ियां ही तैयार होकर बाजार में जाएंगी। आपको याद आया उस दिन वो गुंडे कौन थे? मैं जानता हूं रजनी, ये सब योगेश का किया धरा है, पर मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। भगवान ने सलोनी के रूप में हमें इतनी अच्छी बेटी दी कि इसकी वजह से हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। उधर योगेश ने गांव में रहने वाली स्त्रियों को श्रृंगार का मिलावट वाला सामान बेचा, जिससे उनकी त्वचा को नुकसान पहुंचा। सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, पाउडर उपयोग करने से त्वचा संबंधी रोग हो गए। पुलिस ने योगेश की दुकान सील कर दी। उसे अपने किए की सजा मिल गई और योगेश सिर पीट कर रह गया। उधर एक गरीब चूड़ी वाली सलोनी ने कुछ समय में ही हर तरफ अपनी बनाई चूड़ियों से प्रसिद्धि प्राप्त कर ली।